नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बागड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो साइंस के एमसीक्यू बेस्ड पर है और जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सबको हमने सम अप करने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से आप इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, या आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आपके कंसेप्ट बहुत बेटर हो जाएंगे अगर सारे क्वेश्चन लगाओगे तो। हर क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन ऑथेंटिक है और आप हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इकोसिस्टम। दोस्तों, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए दोनों एक स्लाइड पर दोनों लैंग्वेज रखी है। तो अगर आपको इंग्लिश टर्म समझ में ना आए तो हिंदी देख लेना, हिंदी में अगर कोई दिक्कत है तो इंग्लिश देख लेना। मेरे जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी वो क्या रहेगी, इंग्लिश। में जो एक्सप्लेन करूंगा वो इंग्लिश में ही करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, अपन बात कर रहे हैं इकोलॉजी की क्वेश्चन लगा रहे हैं। इकोलॉजी में टर्म्स आता है इकोसिस्टम। क्या टर्म्स आता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों, इकोसिस्टम जब भी हम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम दो चीजों से मिलके बना होता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। क्या होता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें नॉन लिविंग आते हैं। क्या आता है इसमें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या रहेगा, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। क्या रहेगा, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक और अजैविक कारक। अगला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दे रखा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों क्या है, सेम है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ये भी क्या है, पॉपुलेशन इसके पार्ट हो गए। पॉपुलेशन और कम्युनिटी किसके पार्ट हो गए, बायोटिक फैक्टर्स के। और इसमें अगला दे रखा है ऑल ऑफ दी। तो इसमें दोनों ऑप्शन बी और सी आपके सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज करेक्ट फॉर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता क्या है, जनसंख्या विशेषताओं के लिए कौन सा सही कथन है। तो इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पॉपुलेशन को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होती है आपकी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तीन फेज होते हैं। क्या होते हैं, तीन फेज। एक फेज को बोलते हैं हम प्री रिप्रोडक्टिव, एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, एक होती है लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ये क्या शो करेगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जब ये प्री रिप्रोडक्टिव कन्वर्ट होंगे रिप्रोडक्टिव में तो यहाँ पे जनसंख्या इसकी बढ़ जाएगी, नंबर इसका बढ़ जाएगा रिप्रोडक्टिव का। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कन्वर्ट हो जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। बात करें हम सेकंड स्टेबल पॉपुलेशन की, तो स्टेबल पॉपुलेशन जो होती है इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या रहता है, प्री रिप्रोडक्टिव, इसमें रिप्रोडक्टिव, और आगे बात करें तो इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या रहता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये वाला ग्राफ शो करेगा स्टेबल पॉपुलेशन को। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो भी स्टेज है उनके जो नंबर हैं वो अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम रहेंगे। जब भी ये प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में चेंज होगा या बदलेगा तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगला जो ग्राफ बनता है वो डिक्लाइन पॉपुलेशन का बनता है। डिक्लाइन पॉपुलेशन का मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो याद रखना इसमें जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। इसमें ये वाला जो फेज है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव। ये वाला क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। और ये वाला फेज क्या कहलाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब जैसे भी ये प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा तो इसका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट जाएगा तो तीनों इसमें अपन बोल सकते हैं, तीनों क्या है इसमें सही है। अगर ये तीनों सही है तो इसमें आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज करेक्ट फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इसमें ग्राफ की बात करें तो जिसका जे शेप का कर्व होता है। क्या होता है, जे शेप का, ऐसा कुछ इस टाइप का जे शेप का कर्व होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब आती है, आपको देखने को कब मिलती है, जब रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो अपने पास में, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, संसाधन सीमित नहीं होने चाहिए, मतलब असीमित संसाधन हो अपने पास में। जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है
वो क्या करें, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करें। और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये रियलिटी में या प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, एज ए लेबोरेटरी, मतलब बैक्टीरिया को अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, मतलब सडनली उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो वो कौन सा ग्राफ शो करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, नो रिसोर्सेज इज लिमिटेड, कोई संसाधन सीमित नहीं है। ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोड्यूस, वो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करें। और ये कैसा रहता है, अनरियलिस्टिक, रियल में ऐसे प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके, सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी, मतलब ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम अकर। जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है, आपस में जो संबंध पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संबंध किसके मध्य पाया जाता है। तो आपको क्या पूछा है, स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज के मध्य में जैविक संबंध पाया जाएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इंटर स्पीशीज, इंट्रा स्पीशीज, अल्फा स्पीशीज, ओनली स्पीशीज। ओनली स्पीशीज का मतलब स्पीशीज स्पीशीज में पाया जाएगा, तो अपन ये सही नहीं है। इंटर स्पीशीज या इंट्रा स्पीशीज, इंटर स्पीशीज क्या होता है, मान के चलो किसी स्पीशीज को हम डिनोट करते हैं ए से, और एक दूसरी स्पीशीज को डिनोट करते हैं बी से। अगर मान के चलो ये ह्यूमन है और ये क्या है, आपके कोई भी जंगल में रहने वाले जानवर हो सकते हैं। जैसे मान के चलो ह्यूमन के साथ में कौन होता है, डॉग रहता है। तो ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन या स्पीसीज हो सकती है, डॉग की स्पीसीज हो सकती है। इन दोनों में आपस में जो भी संबंध होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा, उसको हम मतलब इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं, ना कि हम ह्यूमन ह्यूमन के बीच में, ठीक है, या फिर डॉग डॉग के बीच में। आपस में एक स्पीशीज के बीच में कभी इंटरेक्शन स्टडी नहीं करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में उसका इंटरेक्शन, उसका संबंध हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या कहलाएगी, दो अलग अलग स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इंटर स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इंटर स्पीशीज। एक ही स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पीशीज। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज को उसी स्पीशीज के अंदर ही अपन स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पीशीज। और इंटर स्पीशीज क्या हो जाता है, इंटर स्पीशीज हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाला ए और बी, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज। तो इसमें जो इंटरेक्शन अपन पढ़ते हैं, तो याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अपन इंटरेक्शन किसका पढ़ते हैं, इंटर स्पीशीज, किसका, इंटर स्पीशीज। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका, फर्स्ट, इंटर स्पीशीज। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज करेक्ट फॉर कॉमेंसलिज्म। विच इज करेक्ट फॉर कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म के लिए करेक्ट क्या है। तो आपको पता है कि ये आपके 5 इंटरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, 5 इंटरेक्शन होते हैं। आपका एक होता है, सॉरी, प्लस प्लस, एक क्या है, प्लस प्लस। एक क्या होता है आपका, माइनस माइनस। एक होता है आपका प्लस माइनस। एक होता है आपका प्लस जीरो, और एक माइनस जीरो। तो आपको पता है प्लस प्लस का मतलब होता है दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट्स होता है, दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से लाभ होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हिंदी की बात करें तो सहजीवी। क्या बोलेंगे, सहजीवी। मतलब दोनों का इसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंपटीशन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंपटीशन। तो ये कंपटीशन वाली स्पीशीज है। इसमें क्या होगा, दोनों कंपटीशन वाले में दोनों स्पीशीज को हानि पहुंचेगी। अगला जो आपका इंटरेक्शन है वो क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस, प्लस और जो माइनस है इसको क्या बोलेंगे, प्रेडेशन या फिर पैरासिटिज्म। प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब एक को तो लाभ होगा और एक को क्या होगी, नुकसान। एक को क्या होगा, नुकसान। मान के चलो कोई भी एंडो पैरासाइट, अपने अंदर कोई भी पैरासाइट जाता है, तो पैरासाइट क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, और उसके लिए तो क्या रहेगा, बेनिफिट्स रहेगा, पर अपनी बॉडी के लिए या फिर होस्ट सेल के लिए क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। बात करें हम एक अमरबेल की, अमरबेल एक पौधे के ऊपर क्या कर लेती है, पूरा अपना नंबर बढ़ा लेती है, या फिर अपनी जनसंख्या, मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेती है, और उससे क्या होता है, पौधे के जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और पौधे को क्या होता है, इससे नुकसान होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्पीशीज को, सॉरी, इसमें अपन बात कर रहे थे प्रेडेशन, प्रेडेशन की या पैरासाइटिज्म की, किसकी, पैरासिटिज्म की। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है, लॉस होता है। एक को लाभ और एक को
हानि होती है। अगला है कॉमेंसलिज्म। क्या है कॉमेंसलिज्म? जो आपका क्वेश्चन पूछा है, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो लाभ होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को क्या होगा, लाभ होगा, दूसरी स्पीशीज को क्या हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अगर एक पक्षी किसी जानवर के ऊपर, किसी गाय भैंस के ऊपर बैठा है, तो उसको तो क्या है, लाभ हो रहा है, उसको अपना शिकार मिल रहा है या फिर कीड़े मिल रहे हैं, पर उसके बैठने से गाय या भैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या है कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। माइनस और जीरो की बात करें, माइनस जीरो में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को दूसरे के साथ रहने से क्या होगा, नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपका, क्या पूछा है, कॉमेंसलिज्म। क्या पूछा है, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में आपका जाएगा प्लस और जीरो। क्या जाएगा, प्लस और जीरो। प्लस प्लस किसका एग्जाम्पल है, आपको पता है म्यूचुअलिज्म का। इसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। इसमें प्लस माइनस है। प्लस माइनस किसका एग्जाम्पल है, आपका पैरासिटिज्म। सॉरी, हाँ, इसमें क्या है, कंपटीशन का। किसका है, प्लस माइनस पैरासिटिज्म का। किसका है, पैरासिटिज्म का। कंपटीशन का नहीं है, कंपटीशन में माइनस माइनस होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, प्लस और माइनस। क्या होता है, प्लस और माइनस। इसमें एक को बेनिफिट, दूसरे को नुकसान। माइनस माइनस क्या है, पैरासिटिज्म का। दोनों को इसमें क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपटीशन। क्या है, कंपटीशन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो है एंटीबायोटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीबायोटिक्स किसका उदाहरण है, एंटीबायोटिक्स किसका उदाहरण है। जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका अगर हम इंट्रैक्शन देखेंगे तो क्या होगा, एंटीबायोटिक पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब भी हम एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाएगी तो एंटीबायोटिक पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर एंटीबायोटिक की वजह से जो भी डिजीज है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर, उसके रिगार्डिंग, तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक को क्या हो गया, नुकसान हो गया, और एंटीबायोटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक्स, कॉमेंसलिज्म का या फिर एमेंसलिज्म का या पैरासिटिज्म का। कॉमेंसलिज्म में मैंने अभी बताया था, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एमेंसलिज्म में मैंने अभी बताया था, एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरासिटिज्म में, पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है पैरासाइट को और एक को नुकसान हो जाता है। अब इसमें पूछा क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दूसरे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक को कोई फर्क, एंटीबायोटिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एंटीबायोटिक्स जिसके अपोजिट रहेगी, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग अगर एंटीबायोटिक लेंगे अपन, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाएगा, डेथ, मतलब किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, एमेंसलिज्म का। किसका है, एमेंसलिज्म का। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाइकेन इज द गुड एग्जाम्पल फॉर। लाइकेन किसका गुड एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन जो होता है, क्या लाइकेन, लाइकेन में एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई दोनों को मिलके बना होता है। अब एल्गी क्या करता है, ये भोजन बनाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, भोजन बनाने का। फंजाई ये क्या होता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, शेल्टर, इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, मतलब इसको मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है। तो एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। अगर भोजन नहीं बनेगा तो ये जीवित नहीं रह पाएगा, अगर इसका शेल्टर नहीं होगा एलगी का तो ये एलगी खत्म हो जाएगा। तो लाइकेन किसका गुड एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। किसका है, म्यूचुअलिज्म का। इसमें एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है। इसको क्या बेनिफिट है, इसको शेल्टर मिल रहा है, मतलब इसको सुरक्षा मिल रही है। फंजाई को क्या बेनिफिट है, इसको भोजन मिल रहा है, कवक और शैवाल। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म अभी बताया ही है। पैरासाइट में, पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को लाभ मिलेगा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में क्या है, एक को लाभ और एक को नुकसान होगा। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कंपटीशन में क्या रहेगा, दोनों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टीनिया एस्केरिस इज द एग्जांपल ऑफ। टीनिया एस्केरिस किसका एग्जांपल है,
पहली बात तो टीनिया स्केल्स पाए कहाँ जाते हैं, बॉडी के अंदर। जब भी कोई बॉडी के अंदर पाया जाता है तो क्या कहलाएगा वो, एंडो पैरासाइट। क्या कहलाएगा, एंडो पैरासाइट। ये क्या है, पैरासाइट है, इसलिए अपन ने क्या बोला है, पैरासाइट, एंडो पैरासाइट बोला है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके, पैरासाइट के, इसलिए अपने को क्या बोले, बॉडी के अंदर है तो इंडो, बाहर है तो एक्टो। तो इसका जो आपका उत्तर है वो क्या रहेगा, एंडो पैरासाइट। एंडो यानी अंदर, पैरासाइट तो ये है ही, तो ये इंडो यानी अंदर, याद रखना। ठीक है, और एक्टो बॉडी के बाहर। कहाँ पर, बॉडी के बाहर। कंपटीशन इसमें दे रखा है, कंपटीशन में तो क्या होता है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है पोलर बियर एडेप्टेशन एज। जो ध्रुवीय भालू होता है उसका अनुकूलन कैसा रहता है। तो पोलर बियर एडेप्टेशन, ये पोलर बियर पाया कहाँ जाता है, पोल्स पर पाया जाता है। पोल्स पर पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, हीट लॉस को बचाने के लिए बॉडी में कोई ना कोई एडेप्टेशन होता है। नेचर ने इसको अडेप्ट कर रखा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इसने अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसने अडॉप्ट जो किया है वो किस में किया है, ईयर में और टेल्स में। किस में, ईयर में और टेल्स में। तो इसके जो ईयर हैं बहुत छोटे छोटे ईयर, कान हो जाते हैं, और टेल्स मतलब जो भी पूंछ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, ये वाला थर्ड, छोटा कान और छोटी पूंछ। आपके जो ऑप्शन है इसमें स्मॉल टेल दे रखी है पर टॉल ईयर दे रखे हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है इसमें स्मॉल ईयर दे रखे हैं पर इसमें टॉल टेल दे रखी है, इसमें टॉल ईयर दे रखे हैं, इसमें टॉल, दोनों टॉल टॉल दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा क्या रहेगा, स्मॉल ईयर एंड स्मॉल टेल। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट इंक्लूड। क्या बोला है, नॉट इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने अभी बताया था बायोटिक और एबायोटिक। क्या बताया था, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब लिविंग में बात करें, फंजाई, प्लांटिया, वर्ड, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमिडिटी क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या आपका क्वेश्चन क्या था, नॉट इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड क्या नहीं है, आपकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट पर्सन यूज टर्म इकोलॉजी। याद रखना, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन पूछा है इसमें जिसने टर्म इकोलॉजी यूज किया था। क्या किया था, यूज किया था। अब ऐसा मतलब उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म यूज किया। तो याद रखना, रीटर। क्या है ये, राइटर लिख दिया उसमें हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, रीटर। ठीक है, रीटर। इसने सबसे पहले टर्म्स यूज किया था। इसका अगर फुल नाम की बात करें तो इसके क्या है, हैंस रीटर। हैंस रीटर, ये क्या है, हैंस रीटर। हैंस रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म्स यूज किया था। अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो ये क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी है। क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा की बात करें तो रामदेव मिश्रा क्या है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। ये इंडियन मतलब भारत इकोलॉजी का, पारिस्थितिक तंत्र का भारतीय पिता किसको बोलते हैं, रामदेव मिश्रा को। अर्नेस्ट हैकल किसको बोलते हैं, भारत मतलब इकोलॉजी का फादर जो है वो क्या है, अर्नेस्ट हैकल। एजी टेंसले, ये एजी टेंसले है, इसने क्या किया था, इकोसिस्टम वर्ड यूज किया था। इकोसिस्टम, क्या किया था, इको सिस्टम। सबसे पहले जो वर्ड इकोसिस्टम कॉइंड किया था किसने किया था, एजी टेंसले ने। हर ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर ऑप्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, रीटर क्या है, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म्स को यूज करने वाला व्यक्ति था, मतलब साइंटिस्ट था। अर्नेस्ट हैकल क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का फादर किसे बोलते हैं, अर्नेस्ट हैकल्स को। अगर बात करें इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी तो क्या है, रामदेव मिश्रा। और एजी टेंसले क्या है, इकोसिस्टम को सबसे पहले यूज करने वाला साइंटिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। आपको पता है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, एक बार जो क्वेश्चन आया था वो इसी में कंफ्यूजन था, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म। तो आप याद रखना, सबसे पहले
इकोलॉजी जो स्टार्ट होती है कहाँ से होती है, ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से होती है, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म के बाद में क्या बनता है, बॉडी। क्या बनता है, बॉडी। बॉडी के बाद में फिर क्या बनता है, नंबर। जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनती है, पॉपुलेशन। क्या बनती है, पॉपुलेशन। तो इसमें अगर बात करें स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, किसकी बात कर रही, किसकी बात की है इसमें, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट। तो स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो आपका उत्तर जाएगा क्या जाएगा, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन नहीं जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नीके। मैंने बताया हुआ है नीके क्या होता है। नीके जो होता है आपका, वो होता है फंक्शनल एरिया। क्या होता है, फंक्शनल एरिया को क्या बोलते हैं, नीके। आपका जो रेस्ट एरिया होता है इसको बोलते हैं हैबिटेट्स। क्या बोलते हैं, हैबिटेट्स। टेरिटरी एरिया होता है मतलब कोई भी जीव का रहने का स्थान, मतलब उसकी जो भी बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, टेरिटरी एरिया। आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड तो है नहीं, तो नीचे क्या है, फंक्शनल एरिया यानी कार्यात्मक क्षेत्र, जहाँ पर वो कार्य करता है। आपकी अगर बात करें, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका जो फंक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगी। तो क्लास क्या है आपका, स्टूडेंट का नीचे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज। तो याद रखना दोस्तों, कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है किसी भी पॉपुलेशन में, जिस स्पीशीज का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जिसकी डोमिनेंसी होती है, जिसका एक अपना एक अलग से मतलब इम्पोर्टेंस होती है, डोमिनेंसी या इन्फ्लुएंसी, उसको क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। तो इसमें बात करें, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको लॉयन, तो लॉयन की जो इन्फ्लुएंसी रहती है कहाँ रहती है, जंगल में। जंगल में शेर सबसे राजा होता है, या फिर सबसे जो सुपीरियर स्पीशीज होती है उसको क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। ठीक है। तो सब इसमें जंगल में सबसे सुपीरियर कौन है, लॉयन है। इसकी इन्फ्लुएंस रहता है जंगल में। ठीक है। कंगारू रेट्स कहाँ पाया जाता है, आपको रेगिस्तान में पाया जाता है, पर इसकी अपन कीस्टोन स्पीशीज नहीं बोल सकते, एंडेमिक स्पीशीज है ये। फॉक्स, लोमड़ी, तो लोमड़ी इसको डर रहता है शेर से, ग्रास ये स्पीशीज नहीं है। ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज क्या है, लॉयन। लॉयन को शेर बोलते हैं, इसमें सिंग लिख दिया है। ठीक है। स्टेबल इकोसिस्टम है, स्टेबल इकोसिस्टम में क्या चीज पाई जाएगी, तो आपको पता है फूड चेन और फूड वेव क्या होता है। फूड चेन में तो क्या होता है, एक श्रृंखला होती है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद में हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद में कार्निवोर्स। ठीक है। पहले प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, ये तो चलती है फूड चेन। फूड वेब की बात करें तो एक प्रोड्यूसर को खाने के लिए कोई भी हर्बीवोर्स हो सकता है, या फिर हर्बीवोर्स को खाने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है, कार्निवोर्स को खाने वाला कोई दूसरा हो सकता है, मतलब जाल, खाद्य जाल। तो अगर स्टेबल इकोसिस्टम की बात करें तो स्टेबल इकोसिस्टम कब रहेगा, तो उसमें अगर इन दोनों की बात हो, फूड चेन और फूड वेव, तो आपका उत्तर क्या जाता, फूड वेव। क्या जाता, फूड वेव। अगर इसमें बोथ दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो स्टेबिलिटी के लिए फूड चेन होना और फूड वेव होना दोनों अच्छी बात है। तो इसमें जो उत्तर जाएगा आप क्या जाएगा आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट वन। तो इसमें से करेक्ट क्या है, अभी हमने पढ़ा है जो फूड चेन होती है वो क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद में हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स के बाद में कार्निवोर्स होते हैं। ये क्या हो गया, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गई। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है डेड या डिकेइंग, मतलब जो भी मृत या सड़े गले पौधे जो होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो ये डेट्रीवोर्स फूड चेन, ये क्या है, डेट्रीवोर्स फूड चेन। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज। तो याद रखना दोस्तों, और एनर्जी जो पिरामिड होता है, क्या, एनर्जी जो पिरामिड होता है ये ऑलवेज पिरामिड क्या होता है, जो भी अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज क्या रहेगा, अपराइट, मतलब सीधा रहेगा हमेशा। ठीक है। अपराइट का मतलब हमेशा सीधा रहता है। तो याद रखना, एनर्जी पिरामिड को छोड़ के बाकी और भी पिरामिड है वो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकते हैं, पर एनर्जी पिरामिड ओनली क्या रहेगा, अपराइट। उसका कारण क्या है, एनर्जी क्या होती है, 10% रूल के अकॉर्डिंग, 10% रूल के अकॉर्डिंग फ्लो करती है। इसका मतलब आगे जो बढ़ेगी, मान के चलो अगर प्रोड्यूसर के पास में 1000 किलो जूल एनर्जी है, ये आगे जाएगी तो 10% जाएगी, कितनी जाएगी, 10%। 1000 की अगर 10% निकालेंगे तो कितना है, 100 किलो जूल। तो इस हिसाब से ये क्या करेगी, घटेगी। तो सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें, नीचे बेस में ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में फिर कम हो जाएगी, उसके बाद में और कम हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड और ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। लास्ट में सबसे कम एनर्जी रहेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये उल्टे नहीं होते। इसमें जो आपका ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, अपराइट, हमेशा सीधा होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और याद रखना है, एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या रहता है, सीधा होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इन्वर्टेड एंड अपराइट पिरामिड फॉर्म। तो अगर बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड हम तीन चीज के पिरामिड पढ़ते हैं हम इकोलॉजी में। पिरामिड किस किस के लिए पढ़ते हैं, पिरामिड हम पढ़ते हैं एक तो एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, एक किसके लिए एक पढ़ते हैं हम बायोमास के लिए, किसके लिए, बायोमास के लिए, और एक पिरामिड पढ़ते हैं हम नंबर्स के लिए, किसके लिए, नंबर्स के लिए। तो इसमें याद रखना ये जो हमेशा पिरामिड रहता है ये कैसा रहता है, अपराइट मतलब सीधा, और ये अपराइट और इन्वर्टेड, और ये भी नंबर वाला अपराइट और इन्वर्टेड, दोनों तरह के पिरामिड होते हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा है, इन्वर्टेड एंड अपराइट पिरामिड, क्या पूछा है, इन्वर्टेड एंड अपराइट पिरामिड। तो इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड की बात करें तो एनर्जी पिरामिड तो रहेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी पिरामिड कैसा रहता है, अपराइट अपराइट रहता है। तो बायोमास पिरामिड ये इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होता है। नंबर पिरामिड की बात करें तो ये दोनों रहता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो दोनों ऑप्शन के लिए इसमें क्या दे रखा है, बोथ सेकंड एंड थर्ड, दोनों सेकंड और थर्ड। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एनवायरनमेंट। बात करें दोस्तों CO2 की परसेंटेज की, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये क्या दे रखा है 0.93, ये किसका होता है, आर्गन का होता है। 0.03 ये किसका होता है, CO2 का होता है। 21% किसका होता है, O2 का होता है। बाकी 1% में सारी गैसेस आ जाती हैं। 21 और 78 के बाद में जो 1% बचता है उसमें सारी गैसेस आ जाती हैं। इसमें क्या पूछा है आपका, CO2 का पूछा है, क्या पूछा है, CO2 का परसेंटेज पूछा है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच इज करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो ये पहले तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो गैसेस के नाम दे रखे हैं CO2, CFC, CH4 और N2O, ये कौन सी गैसेस हैं, ये आपकी गैसेस हैं ग्रीन हाउस वाली। कौन सी गैसेस हैं ये, ग्रीन हाउस गैसेस, इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में चार गैसी यूज होती हैं, क्या होती हैं, चार गैसी यूज होती हैं। अब इसमें सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस का मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस आती है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद में उससे कम वाली। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रहती है वो क्या रहती है, CO2, कितने परसेंट रहती है, 60% क्या रहती है, CO2। बात करें CFC की, तो CFC कितने परसेंट रहती है, 14%, कितने परसेंट, 14%। CH4 की बात करें तो CH4 रहता है 20%, कितना परसेंट, 20%। और N2 रहता है 6%, कितना परसेंट, 6%। ये सीक्वेंस गलत है, 60 14 20। तो इसमें आपका जो आंसर है ये क्या सही है, CO2, फिर आएगा आपका CH4, फिर आएगा आपका CFC, फिर आएगा N2O। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सही क्रम क्या है, सेकंड वाला। सबसे पहले CO2 आएगी, मतलब उसका कितना परसेंटेज है एनवायरनमेंट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, 60%। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर है वो क्या है, मीथेन। इसको CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CFC का मतलब है इसको कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्या बोलते हैं, CFC को क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CH4 को बोलते हैं मेथेन, N2 को नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज करेक्ट फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है, करेक्ट फॉर ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की बात करें तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है UV रेज को। अगर बात करें ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ होती है, समताप मंडल में। कहाँ होती है, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ये समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका क्या रहता है, O3 रहता है। ये क्या करती है, जो सूर्य की UV रेज है, मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनको अर्थ पर आने से रोकती है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है UV रेज से। CFC एंड N2O, ये जो मेन गैस हैं, ये क्या करती हैं, ओजोन लेयर को डेप्लीट करने का, तोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये भी करेक्ट है, ओजोन लेयर के लिए CFC एंड N2 ये दोनों गैस आती हैं। ओजोन लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर मतलब ओजोन जो लेयर है ये कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
इसमें करेक्ट मतलब इससे रिलेटेड पूछा है। ओजोन लेयर, ओजोन जो लेयर है इसमें इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ सही है, तो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज, ये भी सही है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है सीएफसी का और N2 गैस का रहता है, और ये कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसमें ऑप्शन क्या सही रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी, मतलब सभी सही है ओजोन लेयर के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेनी मदर डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ, किसके अमाउंट से इंक्रीज होने से मिनी मदर डिजीज होती है, तो याद रखना मिनी मदर जो डिजीज होती है वो किसके इंक्रीज होने से, एच जी के इंक्रीज होने से। एच जी को क्या बोलते हैं, लेड, एल लेड मतलब मरकरी, क्या है, मरकरी। तो ये मरकरी के बढ़ने से क्या हो जाता है, मिनीमता डिजीज हो जाती है। कैडमियम के बढ़ने से, तो कैडमियम के बढ़ने से क्या हो जाता है, इटाई इटाई, क्या हो जाता है, इटाई इटाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आउच आउच। इसमें हाथ पैर अकड़ जाते हैं तो चलते हैं तो इसमें दर्द होता है, तो कैसी आवाज निकलती है, आउच आउच। फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड क्या करता है, दांत और जो हड्डी होते हैं इसको अफेक्ट करता है, दांतों पर जम जाता है तो पीलापन आ जाता है, हड्डियां इसमें अकड़ जाती हैं या फिर अकड़ जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे जो हड्डी सीधी है वो क्या हो जाएगी, एक एज के बाद में बैंड आ जाएगा उसमें, ये किसकी वजह से, फ्लोराइड की वजह से। नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट जो NO3 है, NO3 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट की वजह से कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखना हर एक ऑप्शन आपके लिए कुछ न कुछ सिखाने के लिए डाला गया है। नाइट्रेट क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट के बढ़ जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। फ्लोराइड के बढ़ जाने से क्या होगा, आपको हड्डी और दांत, हड्डी या दांत में प्रॉब्लम रहेगी। नाइट्रेट के बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड बढ़ने से हड्डी और दांत में प्रॉब्लम, कैडमियम के बढ़ने से क्या होगा, इटाई इटाई या फिर आउच बीमारी हो जाएगी, और एच जी के बढ़ने से क्या हो जाएगा, मिनीमता डिजीज। तो इसमें ऑप्शन पूछा क्या है, मिनीमता डिजीज के बारे में पूछा है, तो मिनीमता डिजीज किसके बढ़ने से होती है, एच जी एन, लेड मरकरी के बढ़ने से होती है। विच इज करेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो बीओडी और सीओडी की बात की है, तो इसमें अगर याद रखना जब भी बीओडी या सीओडी जो भी बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है पानी में वो कम हो जाएगी, और अगर बीओडी या सीओडी बढ़ेगी तो वाटर पॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका रिलेशन है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रिलेशन, ये क्या है, बीओडी या सीओडी इंक्रीज होगी तो डीओ कम हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण बढ़ जाएगा। बीओडी होती क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीओ क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन देख लो कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है बीओडी इंक्रीज, डीओ डिक्रीज, सही है, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज, सही है। अब इसमें क्या देगा, सेकंड ऑप्शन देख रहा है CO2 इंक्रीज, CO2 इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसके लिए आपका क्या सही रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें क्या दे रखा है, बीओडी सीओडी इंक्रीज होगी, डीओ डिक्रीज हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन डिक्रीज, तो इसमें वाटर पोल्यूशन डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। अगला जो ऑप्शन है वो आपका दे रखा है फुल फॉर्म ऑफ IUCN, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना सारे ऑप्शन आपके लगभग लगभग सेम ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें जो फोर आता है ना वो पहले आता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये याद रखना बस। इसमें बस इसमें चेंजेस बस इसी का है, यहाँ पे पहले ऑफ लगा दिए, यहाँ पे फोर लगा दिए, यहाँ पे दोनों में ऑफ ऑफ लगा दिए, यहाँ पे दोनों में फोर फोर लगा दिए। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड। जब पहले IUCN मतलब पहले जब हॉटस्पॉट देखे गए थे तो सबसे पहले कितने थे, ये इनिशियली थे 25, इनिशियली कितने थे 25, उसके बाद में 9 हॉटस्पॉट और ऐड कर दिए, तो अभी कितने हो गए 34। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है 34। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं,
तो याद रखना दोस्तों, ये इंडिया में जो बायोस्फीयर है, इंडिया में बायोस्फीयर कितने हैं? 14 बायोस्फीयर। नेशनल पार्क की करें तो नेशनल पार्क होते हैं 90 और 448 होते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी 30 इसमें ऐसे नंबर डाल दिया है, ऐसे डाटा डाल दिया। तो आपने किसके, आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या है आपका? नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्कों का संख्या पूछी है, तो इसमें क्या रहेगा आपका ऑप्शन? 90। क्या रहेगा? 90। अगला क्वेश्चन है एक्स सीटू कंजर्वेशन एग्जाम्पल। तो एक्स सीटू और इंस्टीटू दो वर्ड होते हैं। इंस्टीटू होता है किसी भी जीव को उसके हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, और एक्स सीटू होता है उसको वहां से उठा के दूसरे, मतलब इस पे दूसरे प्लेस पे उसको प्रोटेक्ट करना। तो एक्स सी टू का एग्जाम्पल पूछा है, तो एक्स सी टू में क्या है? नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन या बोथ। तो याद रखना दोस्तों, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन दोनों ह्यूमंस के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा इस पर मतलब स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ये क्या है? एक्स सी टू का, एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका? लास्ट, सेकंड और थर्ड दोनों सही है। नेशनल पार्क क्या होता है? ये नेचुरल हैबिटेट ही होता है जहाँ पर जो जीव रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। तो इसमें क्या पूछा है? अर्थ समिट हेल्ड किया था किसने? रियो डी जेनेरो ने। किस ईयर में किया? तो आपने मतलब जो भी ऑप्शन में इसमें ईयर डाली है, हर ईयर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, हर ईयर क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 1992 जो ईयर है, ये क्या है? अर्थ समिट हुआ था 1992 में। क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। किसने किया था ये किया था साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। कौन से सिटी में? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग सिटी में साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो ने अर्थ समिट, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया था। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया, इसका जो टारगेट था वो था 2010 तक इसको अचीव करना। क्या था? 2010 तक अर्थ सम्मेलन, मतलब शिखर सम्मेलन था। इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, कब तक था? 2010 तक। इसमें जो प्लेज ली थी वो कितनी कंट्री ने ली थी? 190 कंट्री ने। ये डाटा याद रखना। इसका जो टारगेट था वो क्या था? 2010। क्या था? 2010। इसमें जो कंट्री का नंबर है, ये क्या है? 190 कंट्री इसमें शामिल हुई थी जिन्होंने प्लेज दी कि हम इसको सुधारेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बात करें 1987 की, तो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन लेयर के लिए। किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। और जो 1997 है, 1997 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में, 1997 में। ये कहाँ पे था? क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। कहाँ पर था? जापान में। ठीक है। हर ईयर आप याद रख सकते हो, तो ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? जापान में। ये किसके लिए, ये किसको लेकर हुआ था? ग्रीन हाउस इफेक्ट को। किसको लेकर? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ता जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया था जापान में। और 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में क्या होता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। ये जो ओजोन लेयर डेप्लीशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। बात करें 1984 की, तो 1984 किसकी मतलब इस शताब्दी में क्या घटित हुआ? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी इसमें घटित हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी। मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी। तो हर सन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सन है, याद रखना। 1992 में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुई थी, रियो डी जेनेरो ने हेल्ड की थी साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग सिटी में। 1987 में क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा में हुआ था ओजोन लेयर को लेके। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेके हुआ था। 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई? MIC यानी मेथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये आपका आ चुका। तो दोस्तों आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना, और अगली वीडियो में हम
अगले टॉपिक को लेके क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।